हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है क्लास 11 केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। और उसमें एक सब टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। उसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज द minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called, or you can say the energy the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization एंथैल्पी, जिसको शॉर्ट में आईई बोलते हैं। शॉर्ट में आईई बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में आईपी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको शॉर्ट में आई लिखते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। माने वो मिनिमम एनर्जी जिसको कि गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए या नॉकआउट करने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में आईपी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक्स कोई गैसियस एटम है, उसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक्स गैसियस एटम में कोई एक मिनिमम एनर्जी सप्लाई करते हैं और ये एक्स गैसियस एटम केटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्स गैसियस एटम केटाइन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होता है। कोई एक्स एक गैसियस एटम है जिसमें हम एक मिनिमम एनर्जी सप्लाई जब करते हैं तो ये गैसियस एटम केटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। केटाइन में कन्वर्ट होने का मतलब है कि इस गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ पे हम प्लस में दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। सो दिस एनर्जी, इसी मिनिमम एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं।
इसको इसी एनर्जी को, जो मिनिमम एनर्जी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को जो मिनिमम एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो जाता है और गैसियस एटम केटायन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का यूनिट क्या होता है? क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी एक एनर्जी है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी एक एनर्जी है। सो इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है और किलो कैलोरीज पर मोल हो सकता है या किलो जूल पर मोल हो सकता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकता है, किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है या किलो जूल पर मोल हो सकता है। इसमें तीनों में से किसी में भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट हो सकता है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो जैसे कि पहले के जस्ट पहले हमने देखा कि यदि कोई एक गैसियस एटम है, उसमें यदि हम कोई आयोनाइजेशन इंथैल्पी सप्लाई करते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी मींस मिनिमम एनर्जी, तो ये गैसियस एटम केटायन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। यानी कि इस गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसको सप्लाई करते हैं। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इक्विवेलेंट जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं गैसियस एटम को, तो ये गैसियस एटम केटायन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यहां पे हम लिख सकते हैं I1 is first ionization enthalpy। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस कि गैसियस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसी तरह से यदि हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना है, गैसियस सिस्टम से दूसरा इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सप्लाई करनी पड़ेगी। और ये जो फर्स्ट केटायन है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा और अगेन इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इस केस में हम
इसमें दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी सप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले कैटायन को, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो इसके बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज होगा, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो उसके केस में ये कैटायन बन जाएगा जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज 2 होगा। उस तरह से +2 गैसियस प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और एक कैटायन फॉर्म होगा जिसपे कि +3 चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। और यहां कर सकते हैं IE2 इज द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी and IE3 is the third ionization enthalpy. मीन्स न्यूट्रल गैसियस एटम में जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं जिससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है और एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड केस में जब कैटायन पे जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है जिसपे कि +1 का चार्ज होता है, उसमें जो हम इंथैल्पी सप्लाई करते हैं उससे जब एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है, बाहर होता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उस तरह से जब वैसे कैटायन में जिसपे कि ऑलरेडी +2 चार्ज है और उसमें जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो सप्लाई करते हैं जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है और ये +2 चार्ज का कैटायन +3 चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, उस तरह के आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो द enthalpies required to remove first, second, third etc electron from gaseous atom are called successive ionization enthalpies. Means the enthalpy is required to remove first, second, third या उससे अभी आगे के इलेक्ट्रॉन्स में फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गैसियस एटम आर कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। इसमें एक हमें ये देखना है कि इसमें क्या जितनी भी जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, क्या ये तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। यदि जैसे मान लीजिए कि इसमें सपोज कोई गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड है या यूज हो रही है, मान लीजिए कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या IE2 की वैल्यू यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या थर्ड की वैल्यू 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो कितनी होगी। तो ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन की एंथैल्पी इज लेस देन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस तरह से एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लेस देन फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
जैसे इसके लिए एक डाटा ले लेते हैं, डाटा के एग्जांपल से देखते हैं। IE1, IE2, IE3 in kilojoule per mole. Ionization, enthalpies। और नेक्स्ट में हम लेते हैं एलिमेंट। और एलिमेंट इज लिथियम। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर एंथैल्पी इज 520 किलोजूल पर मोल एंड सेकेंड आंसर एंथैल्पी इज 7297 किलोजूल पर मोल एंड थर्ड आंसर एंथैल्पी इज 11810 किलोजूल पर मोल। तो एलिमेंट हम लिथियम लिए हैं और इस केस में देख रहे हैं कि फर्स्ट आंसर एंथैल्पी 520 है, सेकेंड आंसर एंथैल्पी 7297 है, थर्ड आंसर एंथैल्पी 11810 है। यानी देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता जा रहा है एंथैल्पी की वैल्यू, आंसर एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आंसर में लिथियम +1 लिख सकते हैं और यहाँ पे लिथियम +2 लिख सकते हैं और यहाँ पे लिथियम +3 लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता जा रहा है वैसे वैसे आंसर एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ रही है। इसका बढ़ने का जो कारण है, रीजन इसका बढ़ने का कारण ये है, रीजन टू increase the ionization enthalpies due to increasing nuclear charge at nucleus। देख रहे हैं कि लिथियम +1, लिथियम 2+ और लिथियम +3, ये जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ रहे हैं इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एट न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच अट्रैक्शन जब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे होल्ड भी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना या नॉकआउट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। या कह सकते हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए या रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए आंसर एंथैल्पी बढ़े। factors
governing the ionization enthalpy. फैक्टर्स गवर्निंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करती है। वो कौन से फैक्टर हैं जिस पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो जैसे पहला है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है सॉरी एटॉमिक रेडियस, और तीसरा है पेनेट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, and fourth, that is D, is screening effect of inner electrons, and fifth is effect of arrangements of electrons। तो ये कुछ 4 या 5 रीजन है या फैक्टर्स हैं जो आइंस्टाइन एंथैल्पी की वैल्यू को गवर्न करता है, जो आइंस्टाइन जिसके ऊपर आइंस्टाइन एंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, सो ionization enthalpy increases when nuclear charge Einstein enthalpy increases when nuclear charge increases, means ionization enthalpies increases along a period, that is from left to right in period। Nuclear charge is directly proportional to the Einstein enthalpy, यानी जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आइंस्टाइन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। या हम कह सकते हैं कि आइंस्टाइन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग ए पीरियड, यानी जैसे जैसे पीरियड में, जैसे जैसे पीरियड टेबल के पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे आइंस्टाइन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जब एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो जो न्यूक्लियर, जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियस है और ये वैलेंस सेल है,
वैलेंस सेल, और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज होता है, यहां पे लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उसकी पकड़ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा से ज़्यादा होगी, यानी कि उसके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को फर्मली पकड़ के रखेगा, बहुत फर्मली पकड़ के रखेगा, जिसके वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना या नॉकआउट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यही कारण है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, आइंस्टाइन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आइंस्टाइन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग ए पीरियड फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। Point number B. B is atomic radius. Atomic radius. Ionization enthalpy decreases when atomic radius increases. Einstein enthalpy decreases when atomic radius increases. That is, ionization enthalpy decreases down a group, that is, it decreases from top to bottom in a group. It means Einstein enthalpy is inversely proportional. जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा तो आइंस्टाइन एंथैल्पी घट जाएगी, या एटॉमिक रेडियस घटेगा तो आइंस्टाइन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। आइंस्टाइन एंथैल्पी डिक्रीजेस व्हेन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, दैट इज आइंस्टाइन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप, दैट इज इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। जैसे एक ग्रुप में जैसे लिथियम होता है, सोडियम है या पोटेशियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19 होता है। और इसमें जो इसका कन्फ्यूजन होता है, ये होता है 2 and 1, और यहाँ पे होता है 2 8 1, और यहाँ पे होता है 2 8 8 and 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सेल है, यहाँ पे 3 सेल है और यहाँ पे 4 सेल है। तो जैसे यदि हम एटम को इस तरह से दिखाएं तो इसको हम कह सकते हैं कि लिथियम है, यहाँ पे
इसको हम लिथियम कह सकते हैं। और फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल, इसको हम कह सकते हैं सोडियम 1 2, और ये 1 2 3। और पोटेशियम केस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 एंड 4। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम इसको सर्कुलर माने तो इसको हम रेडियस मान सकते हैं। उस तरह से इसको हम रेडियस मान सकते हैं, उस तरह से इसको भी रेडियस मान सकते हैं। यानी कि हम एक ग्रुप में देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से जब नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो रेडियस बढ़ रहा है, एटम का रेडियस बढ़ रहा है। एटम का रेडियस बढ़ने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। जब बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच का जब डिस्टेंस बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगा, यह कह सकते हैं कि वीक हो जाएगा। जब इसका जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो कैप्चर है या अट्रैक्शन है कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नॉकआउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। यानी कि कम एनर्जी खर्च करने में ही वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर हो जाएगा जब हम टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ते हैं। तो यानी कि पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना कम एनर्जी खर्च करने पे ही निकल जाएगी, जबकि सोडियम में उसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और लिथियम में उससे भी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि लिथियम का रेडियस सबसे कम है और पोटेशियम का रेडियस सबसे ज़्यादा है। और एक फार्मूला होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, F इक्वल m1 इंटू m2 डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस। जो हमने यहाँ रेडियस लिखा है, r इज द डिस्टेंस। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच, जैसे मान लो कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये वैलेंस सेल है, दो के बीच का डिस्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। सो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो जा रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना आसान हो जाएगा और कम एनर्जी खर्च करने पे ही इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर हो जाएगा। और ये कह सकते हैं कि आइंस्टाइन एंथैल्पी उस केस में डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। Then next point is C. C is penetration effect of the electron. Penetration effect of the electron. S orbital has or you can say S orbital is
ionization enthalpy increases when electron is having more penetrating effect. Ionization enthalpy increases when electron is having more penetrating effect. अब कौन से इलेक्ट्रॉन का पेनेट्रेटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि न्यूक्लियस है और ऐसा कोई हम सेल लेते हैं, सेम सेल, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के जो फर्स्ट सेल होता है उसमें एस ऑर्बिटल होता है, फर्स्ट सेल में एस ऑर्बिटल होता है। और ऐसा कोई सेल लेते हैं जिसमें कि चारों तरह के सब सेल हो, जिसमें चारों तरह के सब सेल हो। जैसे मान लीजिए इतना कोई हमने चौड़ा सेल लिया जिसमें चारों सब सेल हैं, यानी एस, पी, डी एंड ए, चारों सब सेल हो। तो सबसे पहले जो सबसेल आएगा वो एस सबसेल आएगा, इसके बाद पी सबसेल आएगा और इसके बाद डी और सबसे लास्ट में एफ सबसेल। तो इसको हम कह सकते हैं एस सबसेल, देन इसको कह सकते हैं पी, इसको डी और सबसे लास्ट को एफ सबसेल। यानी कि सबसे सेम सेल में, एक ही सेल में यदि चारों सबसेल हों या चारों सबसेल के ऑर्बिटल हों, एक ही सेल के अंदर चारों सबसेल के ऑर्बिटल हों, तो सबसे जो नियरेस्ट सबसेल होगा या सबसे नियरेस्ट जो ऑर्बिटल होगा वो एस ऑर्बिटल होगा। सबसे जो नियरेस्ट ऑर्बिटल न्यूक्लियस होगा वो एस ऑर्बिटल होगा। और ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होता है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहता है, यानी न्यूक्लियस से उसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन की नॉकआउट करना इज वेरी डिफिकल्ट। या कह सकते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उस ऑर्बिटल का पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ एस ऑर्बिटल इज मोर देन पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ पी ऑर्बिटल, and penetrating power of p orbital is more than d and penetrating of d orbital is more than f। यानी कि हम यदि चारों ऑर्बिटल में कंपेयर करें एस, पी, डी, एफ में, तो सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर एस ऑर्बिटल होगी, इसके बाद पी, इसके बाद डी और इसके बाद एफ की। So penetrating effect order in orbital is, एस की सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद पी की ज्यादा होती है, पी की डी से ज्यादा होती है और डी की एफ से ज्यादा होती है। Since S is nearer to nucleus in comparison to P and nucleus
holds more firmly the s orbital in comparison to p orbital. तो ये कह सकते हैं कि जब किसी एटम के s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना होगा तो उसकी आइंस्टाइन एंथैल्पी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू p ऑर्बिटल. दैट इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन इफेक्ट. यानी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट s ऑर्बिटल का होता है, इसके बाद p का, इसके बाद d का, और सबसे कम पेनिट्रेशन इफेक्ट f का होता है. यदि सेल नंबर सेम होगा तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट s का और सबसे कम f का होता है, क्योंकि s न्यूक्लियस से सबसे पास में होता है, जिससे न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन होता है और उससे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना इज डिफिकल्ट. सो इसलिए आइंस्टाइन एंथैल्पी बढ़ जाती है. जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं, और उसका कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1. और दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा और कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2. तो इसमें से यदि हम इसका फर्स्ट आइंस्टाइन एंथैल्पी ऑफ अल्युमिनियम इज, या ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन फर्स्ट आइंस्टाइन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम. जैसे इसमें से एल्युमिनियम से यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालें तो उसकी आइंस्टाइन एंथैल्पी कम होती है, नहीं यहाँ पे ज्यादा होगी, यस कम होगी इन कंपेरिजन टू मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम से के केस में इलेक्ट्रॉन निकालना है s ऑर्बिटल से, हमें पता है कि s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू p ऑर्बिटल. तो इसलिए फर्स्ट आइंस्टाइन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन आइंस्टाइन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम. Since s orbital has more penetration effect than p ऑर्बिटल. तो ये इस तरह के पेनिट्रेशन इफेक्ट आइंस्टाइन एंथैल्पी पे इफेक्ट करता है, उसके वैल्यू के ऊपर असर डालता है. Point number D, that is screening effect. Screening effect of
inner electrons. Screening effects of inner electrons. Ionization enthalpy decreases when there is a strong screening effect of inner electrons. Einstein enthalpy decreases when there is a strong screening effect of inner electrons. That is ionization enthalpy decreases down a group from top to बॉटम, क्योंकि एक ग्रुप में जब टॉप से बॉटम की तरफ हम मूव करते हैं या डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उस केस में आइंस्टाइन एंथैल्पी घट जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता रहता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट को शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। एक एग्जांपल समझते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे लिथियम का एग्जांपल लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और इसमें 2 सेल होता है 2 and 1। कन्फ्यूजन यह हुआ 2 and 1, तो इसमें 2 सेल होगा, न्यूक्लियस और सेल 1 एंड सेल 2। एंड दूसरा एग्जांपल लेते हैं सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और इसका कन्फिगरेशन होगा 2 8 1, यानी इसमें 3 सेल होगा। तो इसका डायग्राम यहां बना लेते हैं। सेल 1, सेल 2 एंड सेल 3। यहाँ फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल। और एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 और इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 8 1। इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो टोटल 4 सेल है इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेल। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेल। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे सबसे लास्ट सेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और उसके जस्ट पीछे वाला सेल होगा वो कंप्लीटली फील्ड होगा। उसके पीछे वाला सेल कंप्लीटली फील्ड होगा, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उस तरह से यहाँ पे उसके जस्ट पीछे वाला, यानी सेकेंड सेल यहाँ पे इस केस में, लिथियम केस में सेकेंड सेल इज द वैलेंस सेल, सोडियम केस में थर्ड सेल इज द वैलेंस सेल और पोटेशियम केस में फोर्थ सेल इज द वैलेंस सेल। तो यहाँ पे
लिथियम केस में वैलेंस सेल, फर्स्ट सेल इज द इनर सेल ऑफ वैलेंस सेल। सोडियम केस में सेकेंड सेल इज द वैलेंस इनर सेल, और पोटेशियम केस में थर्ड सेल इज द इनर सेल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिथियम में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इनर सेल में, और सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन है इनर सेल में, और पोटेशियम में भी इनर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, यानी एक ही ग्रुप का एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये टॉप से बॉटम की तरफ हम जा रहे हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में बढ़ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन साथ में डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जो वैलेंस सेल के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको आप एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, वो भी बढ़ रहा है साथ में वो भी बढ़ रहा है। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक हो जाता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। यानी कि इनर सेल का इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, बाहर की तरफ धक्का देता है, धकेलता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन निकालना होगा और इनर सेल का इलेक्ट्रॉन यदि उसको धक्का देगा तो उसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि कम एनर्जी खर्च करने में ही निकल जाएगी। और इसका जो रिपल्सन है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है, उसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन यानी 4 सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच और थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होता है, दैट रिपल्सन इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ये शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो आइंस्टाइन एंथैल्पी कम हो जाता है, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, यानी कम एनर्जी खर्च करने में ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि आइंस्टाइन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, आइंस्टाइन एंथैल्पी कम हो जाएगा। और ग्रुप में हम देखते हैं कि जब ग्रुप में हम डाउनवर्ड्स जाते हैं, टॉप से बॉटम तरह जाते हैं, तो चूंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो उस केस में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एंथैल्पी कम हो जाती है। इसमें एक लास्ट पॉइंट बचा है ई, दैट इज द इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट। इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस पर भी आइंस्टाइन एंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करती है। इफेक्ट्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, half filled and full filled orbitals have more ionization enthalpy. Half-filled and full-filled orbitals have more Einstein enthalpy
since these orbitals have extra stability, जो टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So the half filled and full filled orbitals have more anisotropy since these orbitals have extra stability. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम p ऑर्बिटल्स लेते हैं, p सबसे लेते हैं और इसमें हमको पता है कि p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज px, py एंड pz. तो ये हाफ फील्ड है, इसमें टोटल 3 ऑर्बिटल्स है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है अपोजिट स्पिन में. तो यहाँ पे हमने 3 भर दिया, इसको हम कह सकते हैं हाफ फील्ड. आधा भर दिया तो हाफ फील्ड हो गया. उस तरह से px, py एंड pz. ये फुलफिल हो गया क्योंकि इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरने की जगह है, टोटल हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया. इसको मान लीजिए कि हमने 1 कर दिया, इसको बोल दिया 2, और एक हम तीसरा बना लेते हैं. px, py एंड pz. और एक चौथा ही बना देते हैं. इस तरह से जैसा कि हमने कहा है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स है मोर एनिसोएंथैल्पी. तो ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल्स है, यानी कि इसमें आधा भरा हुआ है, इसमें पूरा भरा हुआ है. तो इसमें से यदि इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, इस तरह के यदि एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, या इस तरह के इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो उस केस में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि एनिसोएंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन दूसरे शब्दों में हम कहें कि जहाँ पे कि फुल फील्ड या हाफ फील्ड नहीं है, दोनों केस नहीं है, फुल फील्ड का भी केस नहीं और हाफ फील्ड का केस नहीं, तो उस केस में वहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना या रिमूव करना इज इजी, और उस केस में एनिसोएंथैल्पी कम होगी. हाफ फील्ड में और फुल फील्ड के केस में एनिसोएंथैल्पी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे ये दोनों केस नहीं है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड केस नहीं है, वहाँ पे एनिसोएंथैल्पी कम होगी. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3 and 4 is less than 1 and 2. एनिसोएंथैल्पी ऑफ 3 and 4, इसकी एनिसोएंथैल्पी कम होगी और इन दोनों की एनिसोएंथैल्पी ज़्यादा होगी. तो एनिसोएंथैल्पी ऑफ 3 and 4 इज लेस देन एनिसोएंथैल्पी ऑफ 1 and 2. तो आज के चैप्टर में इतना ही. एनिसोएंथैल्पी के बारे में आपको हमने काफ़ी डिटेल्स में बताया. तो आज की क्लास में इतना ही. बाकी इसका बचा हुआ पार्ट्स अगले क्लास में ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच.